हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर के लॉ क्लासेस। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की। किस तरह से वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड से अलग है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज आई इसके बनने के बाद और क्यों लोग इसको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की अपील पर बनाया गया था, जो आज़ाद भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और वहीं पीएम केयर्स फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों की अपील पर बनाया है, जो आज़ाद भारत में पैदा हुए पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। इसमें कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है उसकी अगर बात करें तो आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पब्लिक अकाउंट की बात करता है। और वो कहता है कि जो भी पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया जाएगा वो सारा पैसा जो है पब्लिक अकाउंट में जमा किया जाएगा। और ये पब्लिक अकाउंट जो है ऑफ इंडिया भी हो सकता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की, जो क्योंकि ये दोनों पब्लिक जो अकाउंट है वो ट्रस्ट के नाम पर बनाए गए हैं, तो ये जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी डील किए जाते हैं। और जितना भी पैसा इसमें जमा किया जाएगा वो टैक्स से एग्जम्प्टेड है, उसका कोई टैक्स नहीं देगी सरकार, तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी लागू होता है। और इसमें जो भी पैसा जो लोग जमा करेंगे उनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा सेक्शन 18G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो इसलिए ये जो है इनकम टैक्स एक्ट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनके एस्टैब्लिशमेंट और मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है जनवरी 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सपोर्ट करना उन लोगों को जो बंटवारे के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। इस फंड में जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है वो आम जनता से कलेक्ट किया जाता है। वहीं हम बात करें अगर पीएम केयर फंड की, तो इसे 28 मार्च 2020 को बनाया गया है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। इससे जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है वो आम जनता से किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से किया जाता है। और इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। अब अगर हम बात करें इसके अदर ऑब्जेक्टिव की, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो भी पैसा है उसे यूज़ किया जाता है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों की फैमिलीज़ को जिनकी मृत्यु किसी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक में हुई हो, जो फिर पीड़ित हों किसी दंगों या एक्सीडेंट के, या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हार्ट सर्जरी हो गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया और एसिड अटैक हो गया। उसके बाद वहीं हम बात करें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की, तो ये फ़िलहाल अभी सिर्फ़ और सिर्फ कोविड-19 की जो महामारी है उससे लड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके पैसा जो है गवर्नमेंट यूज़ करेगी क्रिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर के लिए, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और ज़रूरती इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा फंड किसी भी तरह की कोई फ्यूचर में आपदा आती है अगर सेम इसी तरह की, उससे भी लड़ने के लिए है इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट और कोई भी ऐसा कदम जो ट्रस्टी को सही लगता है उसके लिए भी इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा हम अगर इनकी कमेटी और ट्रस्टीज़ की बात करें तो 1985 से पहले जो पीएम रिलीफ फंड है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, उसकी जो कमेटी थी उसमें थे प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टू बी चूजन बाय द FICCI। उसके अलावा अगर हम बात करें पीएम केयर फंड की, तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। दोस्तों, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है उस पोस्ट को वो होल्ड करते हैं इसलिए वो इसके मेंबर हैं, मतलब जो भी फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका ऑटोमेटिकली ही इसका ट्रस्टी बन जाएगा। उसके अलावा जो तीन ट्रस्टीज़ और होंगे जो कि होंगे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और तीन ट्रस्टी ऐसे होंगे जो कि बिलोंग करते हों रिसर्च, हेल्थ साइंस और सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलैंथ्रोपी की जो फील्ड से। और ये सारे लोग जो होंगे इनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो भी लोग एज अ ट्रस्टी इस फंड का काम करेंगे उनको किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन या एक्स्ट्रा सैलरी जो है नहीं दी जाएगी, ये प्रो बोनो कैपेसिटी में काम करेंगे। आफ्टर 1985 की बात करें तो जो कमेटी थी नेशनल रिलीफ फंड की, उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि उसका जो मेनली जो उसमें उनमें रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्राइवेट बिजनेस सेक्टर से थे। तो जब राजीव गांधी की सरकार आई उन्होंने उसको हटा दिया और पूरा जो मैनेजरियल काम है
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्रोवाइड कर दिया और कहा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीएम के थ्रू होगा, और जो कि सेक्रेटरी होगा फंड का, और वो असिस्टेंट भी ले सकता है ऑफिसर्स की जो कि नॉट द बिलो ऑफ द रैंक ऑफ द डायरेक्टर होंगी। और कोई भी सेपरेट ऑफिस जो है या सेपरेट स्टाफ जो है अलोकेट नहीं किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को मैनेज करने के लिए। पर्पस और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मेन पर्पस है इसका कंट्रीब्यूशन का प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, वो बहुत सारे पर्पस हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसमें डोनेशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वहीं बात करें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की, तो इसमें जो है स्पेसिफिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी चीज़ें की जाएंगी उसके लिए सारा खर्च किया जाएगा, और लोग उसी के लिए ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। फ्यूचर में इसी तरह की कोई आपदा होती है तो उसके लिए इस फंड को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो है 100 रुपया मिनिमम जो है कोई इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है, वहीं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है माइक्रो डोनेशन का प्रोविज़न की बात करता है, और जो लोग हैं उसमें मिनिमम 10 रुपये तक भी डोनेट कर सकते हैं। पावर एंड डिसबर्समेंट की बात करें तो जो भी पावर है इसमें डिसबर्समेंट की ऑफ मनी की और सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज की, मतलब पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, वो सारी डिस्क्रिशनरी पावर इन द हैंड ऑफ पीएम है, और पीएम ही डिसाइड करेंगे, उनके ही अकॉर्डिंग सारा काम होगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है उसमें जो ये पावर है डिसीजन मेकिंग, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो 3 अदर ट्रस्टीज़ हैं उनके हाथ में भी है। उनके डिसीजन और उनको अगर नेसेसरी लगता है तभी जो है वो पैसा सारा यूटिलाइज्ड होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी सेम पार्टी से ही होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई एक तरह का डिफरेंसेस नहीं है कि एक तरह से यही बात होगी कि यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में सारा मैनेजमेंट है और वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में सारा मैनेजमेंट है। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहली सिमिलरिटीज़ इसमें ये है कि ये दोनों जो फंड है वो एक ट्रस्ट हैं। दूसरा, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से इसमें पैसा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल से या कोई ऑर्गेनाइजेशन से, और कोई भी बजटरी सपोर्ट जो है इस फंड को नहीं मिलता है। उसके बाद जो कॉर्पस जो मतलब जो पैसे जो इकट्ठा किए जाएंगे इस फंड में, वो सारे पैसे जो होंगे अलग अलग जगह जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है जो भी पैसा इसमें कलेक्ट किया जाएगा वो टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा, मतलब गवर्नमेंट उसका कोई टैक्स पे नहीं करेगी। उसके बाद जो भी इसमें पैसा भेजेंगे जो लोग, मतलब जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे, उनको 18G जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उसके अलावा ये जो है वो भी पैसा इंक्लूड करता है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि जो भी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका नेट प्रॉफिट जो है पर ईयर का 5 करोड़ है, या जिनका नेट वर्थ जो है 500 करोड़ है, या जिनका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ है, उनको 2% अपने लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर होते हैं उनका जो 2% नेट प्रॉफिट होता है, उनको जो है वो पैसा जो है इन्वेस्ट करना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इंक्लूड करता है जो कोई भी ऐसा काम जो कि प्रमोटिंग एजुकेशन के लिए हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, पॉवर्टी या हंगर को जो है ख़त्म करने के लिए हो, चाइल्ड के एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए हो, या किसी भी डिज़ास्टर की रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हैं 2011 के बाद से आए हैं, जैसा कि डाटा में आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पर तो दिखेगा आपको। और वहीं बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो पीएम केयर फंड जो है सीधा एग्जम्पशन की बात करता है एफसीआरए से, और कहता है कि इसका एक सेपरेट अकाउंट होगा रिसीव करने के लिए फॉरेन डोनेशन, और कोई भी फॉरेन कंट्रीज से जो है कोई भी अगर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको डोनेट कर सकती है। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए एक तरह का एक्ट है जो 2010 में बनाया गया था। ये जो है रेगुलेट करता है जितने भी फॉरेन मनी जो है एक्सेप्ट की जाती हैं उनके यूटिलाइजेशन जो है उनको जो है रेगुलेट करता है ये। और ये भी बात करता है कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी पैसा फॉरेन से आएगा उसको जो है ये मना करता है, उसकी प्रोहिबिशन की बात करता है ये। उसके बाद हम बात करें सीएजी की, तो जो है सीएजी जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑडिट करने का काम करती है
गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, तो जो ये अकाउंट्स हैं PMNRF का और PM केयर्स फंड का, इन दोनों को जो है CAG से एग्जम्पशन है, मतलब CAG जो है इनका अकाउंट ऑडिट नहीं करेगा। वहीं बात करें PMNRF की, तो इसको जो है अभी जो है SARC एंड एसोसिएशन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसको जो है ऑडिट करता है। लेकिन जब उत्तराखंड का फ्लड आया था तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट के ऑडिटर्स ने पूछा था सवाल कि कहाँ कहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने है इस फंड से जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर हम बात करें PM केयर फंड की, तो इसका जो अकाउंट है वो किसी भी तरीके से CAG के थ्रू ऑडिट नहीं किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल जो है ट्रस्टी खुद इसको ऑडिट करने के लिए उनसे कहें। और उसके बाद जो है इसका जो भी अकाउंट है वो ऑडिट किया जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के थ्रू, जो अपॉइंट किए जाएंगे, जो ट्रस्टीज होंगे इस फंड के। इस इससे ये जो है एक सवाल उठाता है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अकाउंट ऑडिट करने के लिए, तो हम क्यों किसी थर्ड पार्टी का से इसको ऑडिट करवाएं। उसके बाद जो है एक RTI का जो सवाल उठता है, तो RTI जो है प्राइम मिनिस्टर जो है केयर फंड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करें तो 2008 में जो है CIC ने जो है ये हेल्ड किया था कि ये जो है इंडिपेंडेंट पब्लिक अथॉरिटी कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन जो भी इसके ऑफिस को हेल्ड करते हैं, जो जैसे PMO हुआ, PMO जो है एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए जो है वो ऑब्लाइज्ड है इंफॉर्मेशन देने के लिए अंडर RTI एक्ट। वहीं 2016 में एक पिटीशन फाइल हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका नाम था असीम ठक्यार वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसमें जो है पटिशनर ये क्लेम किया कि एज बीइंग ए पब्लिक अथॉरिटी जो है PMNRF को जो है RTI एक्ट के जुडिक्शन में लाना चाहिए। उसी में जो है सिंगल जज बेंच ने उनके कंटेंशन को एक्सेप्ट किया और डिसीजन फेवर में जो दिया पटिशनर के। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने इसकी अपील की डिवीज़न बेंच को, जिसमें जो है एक जज का डिसेंडिंग ओपिनियन होने की वजह से इसको थर्ड जज के पास जो है रेफ़र कर दिया गया। कंट्रोवर्सीज़ एंड क्रिटिसिज्म की बात कर लें, तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सीज़ हो रही है PM केयर फंड में, वो ये इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर है कि कब ये रजिस्टर किया गया, किस एक्ट के अंदर ये रजिस्टर किया गया है, क्यों इसने किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर को इंक्लूड नहीं करता है, क्यों ये अपोजिशन पार्टी को एज ए ट्रस्ट नहीं इसमें रखा गया है। उसके बाद जो CM है अलग अलग स्टेट के, वो इसका जो प्रेफरेंस है, मतलब CM रिलीफ फंड के ऊपर, उसके ऊपर जो है सवाल उठाते हैं। उनका ये कहना है कि जो PM केयर फंड जो है CSR को इंक्लूड करता है, इसकी वजह से जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं वो जो है PM केयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि CM जो है रिलीफ फंड में कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ डोनेट करते हैं, तो उनसे उनका जो है CSR का जो बर्डन कम होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे फेक अकाउंट जो हैं, जब ये बना फंड, तो उसके बाद बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने, जिसमें दिल्ली में जो है एक केस भी दर्ज किया गया है एक आदमी के खिलाफ। उसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कंपलसरी डोनेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट की है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी ये इसमें डोनेशन नहीं करना चाहते हैं वो जो है रिटन में एप्लीकेशन देंगे और अपना रीज़न बताएंगे क्यों उसमें डोनेट नहीं करना चाहते हैं। एक PIL फाइल हुई मनोहर लाल शर्मा की तरफ से, जिसका नाम था मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अदर्स। इसमें जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उस पर सवाल उठा है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो जो है एक सही तरीके से नहीं हुआ। लेजिस्लेचर का जो है जो रोल होता है वो एक जो है एक्सेप्ट लिया जाता है, मतलब किसी भी फंड को कॉन्स्टिट्यूट करने में वो नहीं लिया गया। उसके बाद जो है एक और पिटीशन फाइल हुई जिसकी हेयरिंग 27 अप्रैल को हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एडवोकेट शाश्वत आनंद इसमें पिटिशनर थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों जो है ये फ़ंड क्रिएट किया गया है, और जबकि ऑलरेडी हमारे पास सेवरल CM रिलीफ फंड है और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, जो कि 2005 के जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है उसको फॉर्म किया गया है, जिसमें जो है 2016-17 में 80,000 करोड़ रुपए जो हैं उसमें एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 50,000 जो है वो SDRFs को दिए गए हैं और 30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो हैं वो NDRF को दिए गए हैं। उसके बाद जो है 14 मार्च को, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर्स ने जो है इसको एज ए उसकी COVID-19 को एज ए डिज़ास्टर जो है डिक्लेयर किया था,
और कहा गया था कि जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एसडीआरएफ से वो इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं इस महामारी के टाइम। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे भी जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में, उन्होंने भी बहुत सारे अपने सवाल उठाए हैं। जैसे तो सोनिया गांधी ने पीएम को लेटर लिखा है, उन्होंने उनसे कहा है कि जो भी पैसा जो है पीएम केयर फंड में आया है उसको पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो शशि थरूर हैं, उन्होंने कहा है कि नाम जो है, अगर आपको नाम से ही बहुत मतलब था तो आप पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ही नाम पीएम केयर फंड रख देते हैं, या उसके अंदर एक ब्रांच खोल देते हैं जिसका नाम एज ए पीएम केयर फंड रहता है और उसमें जो है स्पेसिफिकली डोनेशन होता है इस पर्पज़ के लिए। उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कुछ सजेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को सबसे पहला जो है आरटीए और सीएजी जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल करना चाहिए, जिससे लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो भी इसके जो डोनर हैं इसके और जो भी बेनिफिशियरी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाए। जो वेबसाइट है इसको सही तरीके से जो है इस तरीके से फ्रेम किया जाए जो कि लोग जो हैं इससे पूरी की पूरी ईज़िली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। दूसरा जो है इसका एक ऐप बनाना हो चाहिए, जिससे जो है लोगों के पास आराम से सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस ऐप के थ्रू जो भी फ्लक्चुएट हो रही है इसकी मनी, उसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो ये सब सारी जो है जो बातें हैं वो मैंने बहुत सारे जो है न्यूज़ चैनल और गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट की है। जो भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।